गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं संवहन वेग के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द करंट कैरिंग वायर। कहने का मतलब धारावाही चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग। कोई चालक तार है, उसमें अगर I धारा बहता है तो उस चालक तार में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग कितना होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़ा टफ लगता है यार, एनसीईआरटी पढ़ते हो तो समझ में नहीं आता है। कई लोगों ने कहा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लिखता है ऐसे यार, इतना जटिल वर्ड में लिखता है, कैसे समझ में आए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब कि अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग। तो इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के बारे में जानो कि धारावाही तार के अंदर, करंट कैरिंग वायर के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन का वेग की चर्चा नहीं होता है। अपवाह वेग में या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में धारावाही तार के अंदर या करंट कैरिंग वायर के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन के वेग की चर्चा नहीं होता है। उस तार के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का वेग की चर्चा एक साथ होता है, इसीलिए थोड़ा सा जटिल लग जाता है। जबकि उसको सिंपल ढंग से समझाओ तो बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान लगेगा, मैं भी बताऊंगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सबसे पहली बात हम यही कहेंगे, और इसी पर तुम जोर दो, कि मान लो ये चालक तार है, इस चालक तार में करंट फ्लो हो रहा, इस चालक तार में विद्युत धारा बह रहा। तो चालक तार में विद्युत धारा बहता है, तो विद्युत धारा में कौन बहता है? इलेक्ट्रॉन बहता है। ये बात हमने पिछले क्लास में बताया था कि चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन बहता है तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा बहता है। तो विद्युत धारा में क्या बहता है? चालक तार का इलेक्ट्रॉन बहता है। तो उन इलेक्ट्रॉनों का कोई ना कोई तो वेग होगा। वो जो इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, तार के अंदर में से जो इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, किसी न किसी वेग से चल रहे होंगे ना जी। तो तार के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, जिस वेग से चल रहा है, वह वेग किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं निकाला जाता है। तार के अंदर विद्युत धारा बहते समय, तार के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होते समय जो इलेक्ट्रिक चार्ज का वेलोसिटी निकालते हैं या इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी निकालते हैं, वह वेलोसिटी किसी एक इलेक्ट्रॉन पर नहीं निकालते हैं, बल्कि उस तार के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का वेलोसिटी का एक साथ स्टडी करते हैं। चाहे तुम तार के अंदर फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग निकालो, इनिशियल वेलोसिटी निकालो, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। चाहे तुम तार के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, आवेश के बहने का समय निकालो, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो का जो समय होगा, उस समय का औसत निकालना पड़ेगा। तार के अंदर बहने वाले इलेक्ट्रॉन का अगर तुमको एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन नहीं निकालेंगे, बल्कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का एक्सेलरेशन का औसत निकालेंगे। यही हाल होगा जब अंतिम वेग, अपवाह वेग निकालेंगे। जब हम अपवाह वेग निकालते हैं, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं, तो तार के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग नहीं निकालते हैं, बल्कि तार के अंदर विद्युत धारा बहने के कारण, करंट फ्लो के कारण जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा, करंट फ्लो करने के कारण क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा, आवेश बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा। तो विद्युत धारा के कारण जो इलेक्ट्रॉन बहता है,
इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो इलेक्ट्रॉन बहता है, वैसे वैसे अनगिनत इलेक्ट्रॉन का जो अंतिम वेग होगा, जो फाइनल वेग होगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगा, उस फाइनल वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे और उसे कहेंगे क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, संवहन वेग कहेंगे। तो संवहन वेग किसी एक इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, तार के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का होता है और उसका औसत निकाला जाता है। वही काम करेंगे। जो काम करना है सभी इलेक्ट्रॉन पर करना है। कहाँ वाले इलेक्ट्रॉन पर करना है? तो देखो, तार के अनुप्रस्थ काट वाले इलेक्ट्रॉन का करना है, जो हम बोर्ड पर दिखाएंगे। तो कहानी समझ में आया? यहां संवहन वेग निकालते समय जो कहानी चलेगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर नहीं चलेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पर चलेगा। चाहे तुम इनिशियल वेलोसिटी निकालो, चाहे तुम एक्सेलरेशन निकालो, चाहे तुम टाइम निकालो, चाहे तुम फाइनल वेलोसिटी निकालो, जो भी तुम निकालोगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों पर एक साथ निकालोगे। इतना बात पहले तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए, तो काम शुरू करें, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है? मेरे को समझ में आ गया होगा कि जो काम करने वाले हैं एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए करने वाले हैं। तो काम करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, विद्युत धारा बहता है धातु में, जिसको कहते हैं सुचालक। सुचालक में विद्युत धारा बहता है। अगर अंग्रेजी में कहें तो मेटल में, मेटल मतलब कि कंडक्टर, मेटल या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। मेटल या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। धातु या सुचालक में विद्युत धारा बहता है। तो हम यहाँ पर एक सुचालक बना रहे हैं, हम यहाँ पर एक कंडक्टर बना रहे हैं। कंडक्टर बना रहे हैं। कैसा कंडक्टर बना रहे हैं? एक आइसोलेटेड कंडक्टर बना रहे हैं। आइसोलेटेड, अकेला। एक मिनट बेटा। हाँ, हम यहां पर जो है आइसोलेटेड कंडक्टर बना रहे हैं। देखो, हमने एक तार लिया। तार कैसा होता है जी? बहुत पतला तार होता है, बहुत पतला। लेकिन पढ़ने के लिए, तार के अंदर की चीज़ों को पढ़ने के लिए तार को हम मोटा करेंगे ताकि उसके अंदर की बातों को पढ़ सकें। तो हम यहाँ पर इसी तार को मोटा करके यहाँ बना रहे हैं। ये देखिए, हमने एक तार ले लिया और तार को हम मोटा करके बना रहे हैं, मोटा करके कि ये है जी तार है, तार का ये मोटाई है। तार का यहाँ मोटाई होगा, तार का मोटाई यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ भी हमने तार का मोटाई बनाया। पतले तार को मोटा करके पढ़ रहे हैं। ये आइसोलेटेड वायर है, अकेला वायर है। कहने का मतलब इस पर अभी विभवांतर नहीं जोड़ा गया, इस तार को अभी बैटरी से नहीं जोड़ा गया है, प्रतिरोध से मतलब रेसिस्टेंस से नहीं जोड़ा गया है, स्विच से नहीं जोड़ा गया है, एमीटर वोल्ट मीटर कुछ नहीं जोड़े हैं। बस एक तार लिया है, उसके अंदर क्या घटना होता है वो हम देख रहे हैं। तो हमने एक मेटल का वायर लिया, धातु का तार लिया। तो मेरे बच्चों, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा और मैंने भी सेमी कंडक्टर में पढ़ाया है कि धातुओं में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अंग्रेजी में कहें तो मेटल में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक कोर इलेक्ट्रॉन। मेटल में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अगर हम हिंदी में कहें तो धातुओं में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। हिंदी में भी कोर ही कहते हैं। कोर मतलब बीच वाला, कोर मतलब किनारे वाला नहीं, कोर मतलब बीच वाला। देखो, हम ये कहना चाह रहे, ये एक मेटल का वायर है, धातु का तार है। तो धातु का तार किससे बना होगा? अणु परमाणु से बना होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना होगा। हालांकि मॉलिक्यूल्स तो कहना नहीं है, यहाँ पर हम एटम ही कह दें। ये मेटल का वायर है, धातु का तार है, तो किससे बना होगा? एटम से बना होगा, एटम से बना होगा।
धातु का तार किससे बना होगा? एटम से बना होगा, परमाणुओं से बना होगा। एटम मतलब परमाणु। और इस धातु के तार में इनफाइनाइट अनंत परमाणु होंगे, अनंत परमाणु होंगे। इनमें से एक परमाणु कैसा होगा? इनमें से एक परमाणु ऐसा होगा, परमाणु के बीच में, एटम के बीच में न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा, और न्यूक्लियस के बाहर में कोर ऑर्बिट होगा, कोर ऑर्बिट होगा। ऐसा कोर ऑर्बिट और भी हो सकता है। और सबसे बाहर में, सभी कोर ऑर्बिट के बाहर में वैलेंस ऑर्बिट होगा। ऐसा आपने पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा है, 10वां क्लास में पढ़ा होगा। और हमने जो है सेमीकंडक्टर में पढ़ाया था कि किसी एटम में 2 प्रकार का ऑर्बिट होता है। एक होता है कोर ऑर्बिट। कोर ऑर्बिट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। लेकिन वैलेंस ऑर्बिट एक ही होता है, सबसे बाहर वाला। सबसे बाहर वाला ऑर्बिट को वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, संयोजकता कक्षा कहते हैं, संयोजी कक्षा कहते हैं। संयोजी कक्षा जो सबसे बाहर में रहेगा, और उसके अंदर वाला जो भी ऑर्बिट है उसका कहेंगे कोर ऑर्बिट, कोर कक्षा कहेंगे। तो हमारी पढ़ाई इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है, विद्युत धारा का हो रहा है। तो विद्युत धारा में इस कोर ऑर्बिट का कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा दो यहाँ से। कोर ऑर्बिट का कोई वैल्यू नहीं है, बीच वाला ऑर्बिट का कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास नाभिक बचा और बाहर वाला कक्षा बचा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बचा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहर वाला कक्षा बचा। अब जान लो, हम जान क्या लो, तुम जानते हो, मुझसे पहले जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़ के जानते हो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को जरा सा ऊर्जा कहीं से मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर भी निकल जाते हैं, परमाणु से बाहर भी निकल जाते हैं। ये जो कोर और कोर ने, ये जो बैलेंस ऑर्बिट है, कोर कक्षा है, कोर कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि इसको कहीं से ऊर्जा मिल जाए तो यह इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर भी निकल के चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा है। अच्छा, यदि इसको एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को, मतलब बैलेंस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चल जाएंगे। तो बाहर कहाँ चल जाएंगे? बाहर कहीं और नहीं जाएंगे, ऑर्बिट में ही जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब भी रहता है तो ऑर्बिट में ही रहता है। बैलेंस ऑर्बिट के बाहर भी रहेगा तो किसी न किसी ऑर्बिट में भी रहेगा। उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर में। खैर उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे यहाँ पर, वरना तुम और उलझ जाओगे, उलझ जाओगे। बस तुम इतना मानो, आप इतना मानो कि सभी मेटल, सभी धातुएं, सभी कंडक्टर, सभी सुचालक एटम से बने होते हैं। एटम में 2 प्रकार के ऑर्बिट होते हैं, एक होते हैं कोर ऑर्बिट बीच वाला, और एक होते हैं बैलेंस ऑर्बिट बाहर वाला। बैलेंस ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। बैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों को अगर बाहर से ऊर्जा मिल जाए तो यह इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के बाहर भी निकल जाएगा। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसा कितना एटम होगा? अनंत एटम होगा, इनफाइनाइट एटम होगा, इसमें अनंत एटम होगा। उन एटमों को हम बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ एटम का। तो हमको मतलब केवल बैलेंस ऑर्बिट से है, संयोजी कक्षा से है, और मतलब है बीच के नाभिक से, बीच के नाभिक से, न्यूक्लियस से, इसी से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है। तो हम यहां पर देखो बना रहे, हम यहां पर बना रहे, ये बनाया हमने न्यूक्लियस, नाभिक। पहले हम बहुत सारा नाभिक बना लेते हैं। ये हो गया नाभिक, ये सब हो गया न्यूक्लियस, हो गया नाभिक, हो गया। ये सब है नाभिक। न्यूक्लियस हो गया।
अब नाभिक के चारों ओर में क्या है, कौन सा ऑर्बिट है, तो कोर, सॉरी माफ करिए, बैलेंस ऑर्बिट है। तो अब हम बैलेंस ऑर्बिट को बनाते हैं। हम बैलेंस ऑर्बिट को लाल से बना रहे हैं, ये है बैलेंस ऑर्बिट। अब बातों को जान लो। बैलेंस ऑर्बिट को बनाते समय एक बात कहना चाह रहे हैं, भाई बाहर में तो एक अकेला ऑर्बिट अकेला है, बाहर में तो एक अकेला आइटम बस अकेला है। सॉरी बच्चों, डकार आ रही। अकेला इलेक्ट्रॉन, सॉरी माफ करो, बाहर में तो अकेला आइटम है, इसके आसपास में तो कोई आइटम है नहीं। लेकिन जब इसी आइटम को हम तार के अंदर बना रहे तो आसपास में बहुत सारे आइटम है। तो जान लीजिए वैलेंस बैंड, सभी आइटम का वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप करता है, खास करके धातुओं के अंदर मतलब मेटल के अंदर मतलब धातुओं के अंदर सभी एटम का बैलेंस ऑर्बिट एक दूसरे को टच करता है, ठीक है, ओवरलैप करता है। याद करिए, इसी के कारण कहा जाता है एनर्जी बैंड गैप जीरो होता है। किसका जी? तो मेटल का। जो हम यहाँ इससे मतलब नहीं, सेमी कंडक्टर से मतलब है। बीच बीच में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि याद दिलाते हैं आपको। खैर, तो ये है एटम का न्यूक्लियस और ये क्या है? ऑर्बिट। ये है ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट? बैलेंस ऑर्बिट। तो इस एटम का भी होगा बैलेंस ऑर्बिट। तो बैलेंस ऑर्बिट क्या करेगा? आपस में ओवरलैप करेगा। बैलेंस ऑर्बिट क्या करेगा? आपस में ओवरलैप करेगा। अब यहां भी वही काम होगा। बैलेंस ऑर्बिट सब का सब आपस में ओवरलैप करता है। देखिए वही बना रहे बैलेंस ऑर्बिट। गोल गोल अंडा, बाबा जी के डंडा, बिलाई के पोछ, सिपाही जी के मूछ, बोल रहे बबुआ का, ठीक है। तो ये हम बना रहे गोल गोल अंडा, सिपाही जी के डंडा, बिलाई के पोछ, बाबा जी के मूछ, ये बना रहे। इतना ओवरलैप नहीं करेगा। मान लीजिए ये सतह पर है, बस इसका इधर चला गया, इसका इधर चला गया, एक दूसरे में प्रवेश नहीं करेगा बैलेंस ऑर्बिट, बस ओवरलैप करता है। कुछ ऐसा हाल होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। मेटल के अंदर, धातुओं के अंदर हर एक एटम का केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है और उसके चारों ओर का बैलेंस ऑर्बिट होता है, ठीक है। ओवरलैप करेगा, सब टच करेगा, सब टच करेगा। अब हर एटम में क्या होगा? हर एटम में क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। हर एटम में क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। कहां पर? वैलेंस ऑर्बिट में। सभी एटम के वैलेंस ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, खास करके मेटल में, धातुओं में। धातुओं में, मेटल में एटम के बैलेंस ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन? यदि इनको जरा सा भी ऊर्जा कहीं से दे दिया जाए तो यह इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, जो हम अभी यहाँ आपको पारदर्शी कर देंगे, दिखा देंगे, गारंटी है, आप समझ जाएंगे बेहतर। तो अब हम यहाँ क्या बनावें? हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को बनावें। देखिए मान लिया कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हम सभी ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन बना रहे, अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहे, क्योंकि काम हमको समझाना भी है और जल्दी भी तो करना है। तो हर एटम के ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। बोल बंधु, ऐसा कौन सा धातु जिसके बैलेंस ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? कमेंट मारो बेटा, कमेंट मारा 10 रुपया इनाम बेटा, कमेंट मारेगा अगले दिन 10 रुपया इनाम नाम के साथ। कौन सा ऐसा धातु होता है जिसके ऑर्बिट में, बैलेंस ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन रहा केमिस्ट्री से। तो हमने बस एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला
एटम बनाया हुआ, ये है, ये हो गया लोहे का एक तार, लोहे का क्यों कहे, धातु का एक तार हो गया, मेटल का एक वायर हो गया। और ये तार आइसोलेटेड है, अकेला है, इस पर अभी विभवांतर से नहीं जोड़ा गया है। तो जब इस तार को बैटरी से नहीं जोड़ा गया, जब तक इस तार को बैटरी से नहीं जोड़ा गया है, तब तक कहेंगे कि ये आइसोलेटेड वायर है, अकेला तार है। तो ये अकेला तार है। अब देखो, वातावरण में तापमान होता है, वातावरण में तापमान होता है, कुछ न कुछ तापमान होता ही है, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री। गर्मी में तो गर्मी के दिन में चल जाता है क्या, 40 डिग्री। तो वातावरण में टेम्परेचर होता है, इन्वायरमेंट में हमारे आसपास टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर या तापमान में ऊर्जा होता है, हमारे आसपास शरीर टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उस तापमान में क्या होता है, ऊर्जा होता है। बेटा ऊर्जा के कई साधन होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र भी ऊर्जा के साधन होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी का सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि विद्युत क्षेत्र भी ऊर्जा के सोर्स होते हैं, साधन होते हैं। शरीर में एटीपी, हमारे शरीर में एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी भी क्या होता है, ऊर्जा के साधन होता है। गाड़ी का इंजन, उसमें पेट्रोल जलता है, पेट्रोल जलता है तो उष्मा निकलता है, तो वह उष्मा भी क्या होता है, ऊर्जा का साधन होता है। उष्मा भी क्या होता है बेटा, ऊर्जा का एक साधन होता है। टेम्परेचर, तापमान, उष्मा, हीट, ये सब क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। तो ये तार आसपास के इन्वायरमेंट से, आसपास के इन्वायरमेंट से टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है, बिल्कुल करता है। आप इस तार को कमरे में रख दो तो इस तार का तापमान कम रहेगा, इस तार को निकाल के बाहर धूप में रख दो तो इस तार का तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया, धूप में होता है टेम्परेचर होता है, उष्मा होता है, हीट होता है। वह हीट क्या है, एनर्जी है। वह एनर्जी को तार ने ऑब्जर्व कर लिया, उस ऊर्जा को तार ने ऑब्जर्व कर लिया, सोख लिया, तो तार का ऊर्जा क्या हो गया, बढ़ गया, तो तार भी क्या हो गया, गर्म हो गया। तो हम कह रहे यह तार आसपास के एनवायरनमेंट से हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ये तार क्या करता है बेटा, आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास के वातावरण से ऊष्मीय ऊर्जा को सोखता है। वह ऊष्मीय ऊर्जा किसको मिलता है, वह ऊष्मीय ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को मिलता है। वह ऊष्मीय ऊर्जा एटम के अंदर इन इलेक्ट्रॉनों को मिलता है जो वैलेंस बैंड में है। तो जब वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉनों को हीट एनर्जी मिलता है तो यह इलेक्ट्रॉन जो है गति करने लगता है। हालांकि पहले भी गति करता है, अगर यहाँ पर उष्मा नहीं देंगे तब भी गति करेगा, रुकेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन अस्थायी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो मोशन करता है मगर कम वेलोसिटी से मोशन करेगा यदि इसको हीट एनर्जी नहीं मिलेगा। यदि इसको हीट एनर्जी नहीं मिलेगा तो कम वेलोसिटी से मोशन करेगा। इसको हीट एनर्जी मिलेगा, तापमान से इसको उष्मा मिलेगा तो इन इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी बढ़ जाएगा, तो यह इलेक्ट्रॉन अधिक वेलोसिटी से मोशन करना शुरू कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन अधिक वेलोसिटी से मोशन करना शुरू कर देगा और अधिक वेलोसिटी से मोशन करना शुरू करेगा क्योंकि इसका एनर्जी बढ़ गया है। तो एनर्जी बढ़ जाने के बाद कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी, कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी, जिसको इसने सोखा है। हीट एनर्जी बढ़ जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा और एनर्जी बढ़ जाने के बाद बेटा देखो इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करता है। जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाता है बाबू, तो यह इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से घूमते घूमते दूसरे के ऑर्बिट में चल जाएगा। देखो गौर से, अपने एटम के ऑर्बिट से घूमते घूमते दूसरे एटम के ऑर्बिट में चला गया। अब हो सकता है कि इस एटम के ऑर्बिट में घूमेगा फिर किसी और एटम के ऑर्बिट में चल जाएगा, यहां चला आया।
अब यहाँ घूम, या देखो इस एटम के चारों ओर शायद ना भी घूमेगा, यहाँ से चला जाएगा इधर, अब इसमें आके घूमेगा। देखना गौर से, बड़ा तुमको मैजिक लगेगा। ऐसे होता है मोशन इलेक्ट्रॉन का। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं? मेटल के एटम के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब आवारा इलेक्ट्रॉन। आवारा, आवारा को किसको कहते हैं? जो अपने घर में कम ही रहता है और घर से बाहर अधिक रहता है। तो देखो ये आवारा, ऊर्जा मिल जाने के बाद सब के सब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन आवारा बन जाता है। बिल्कुल आप भी आवारा बन जाते हैं। जब तक आपके जेब में पैसा नहीं रहता है, आप घर में पड़े रहते हैं, कहीं से पापा के पॉकेट से पैसा चुरा लिए तो आपका एनर्जी बढ़ जाता है। एनर्जी बढ़ते ही आप क्या हो जाते हैं? आवारा हो जाते हैं। अब दोस्तों के संग घर से बाहर निकल जाते हैं, अपने घर से निकल के दोस्त के घर में, उस दोस्त के घर में ज़्यादा देर रहेंगे नहीं, अगले दोस्त के घर में, इस प्रकार से दोस्तों की संगति बनाते हैं, फिर कहीं और निकल जाते हैं। यही काम यहाँ होता है। हीट एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया तो अपने एटम के ऑर्बिट को छोड़ करके दूसरे एटम के ऑर्बिट में चला गया। दूसरे एटम के ऑर्बिट में घूमेगा तो घूमेगा, वरना हो सकता है किसी और एटम के ऑर्बिट में चला गया। किसी और एटम के ऑर्बिट में घूमेगा तो घूमेगा, वरना किसी और एटम के ऑर्बिट में चल गया। इस प्रकार से वैलेंस बैंड के सभी इलेक्ट्रॉन आवारा हो जाते हैं, जिसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहां से घूमेगा कहीं और चल जाएगा, पूरे ठोस में, पूरे सॉलिड में घूमेगा। यही हाल दूसरे इलेक्ट्रॉनों का होता है। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी मिल गया है, हीट एनर्जी से इसको भी एनर्जी मिल गया। बाहर के वातावरण का हीट एनर्जी से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया, ऊर्जा मिल गया। तो यह इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड में घूमेगा तो घूमेगा, वरना कहीं और घूमने चल जाएगा। वहां घूमेगा तो घूमेगा, वरना कहीं और घूमेगा, ये घूमेगा। इस प्रकार से क्या होगा? पूरे सॉलिड में घूमेगा, पूरे सॉलिड में, पूरे ठोस में घूमेगा, पूरे के पूरे तार में घूमता फिरेगा, पूरे के पूरे तार में घूमता फिरेगा। ऐसे एक ही इलेक्ट्रॉन देखो पूरे ठोस में घूम रहा। मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन को उठाया, इसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को उठाया और पूरे एटम में घूमा, तो वह इलेक्ट्रॉन क्या माना जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या माना जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। कहानी क्लियर है? मेरे को मुझे समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से सब के सब इलेक्ट्रॉन, मान लो देखो यह इलेक्ट्रॉन, इसको बाहर से हीट एनर्जी मिला, हीट एनर्जी मिला तो इतना अधिक एनर्जी मिल गया कि अपने ऑर्बिट को छोड़ के किसी और के ऑर्बिट में घूमा, फिर कहीं और घूमा, फिर कहीं और घूमा। इस प्रकार से पूरे सॉलिड में, पूरे ठोस में घूमता है, पूरे ठोस में घूमता है। समझे? इसीलिए कहते हैं इसको फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक बात क्लियर? अब वहां से आगे बढ़ते हैं। देखो तो बेटा जरा सा गौर तो करो, ये जो सब के सब फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस सब के सब फ्री इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी भी एक दिशा में रहा? मैंने कहा वेलोसिटी का डायरेक्शन, नॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या कभी एक समान रहा? नहीं रहा। देखो यह इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, तो यहां से यहां गया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। मान लो यहां से यहां ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन। उसके बाद यहां से चला गया, मान लो यहां, ये ऐसे चला गया, तो ये ऐसे चला गया, तो अब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये वाला। तो इसके बाद हो गया ये वाला। यहां से शुरू कर रहे हैं हम, तो यहां से वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, फिर यहां पहुंचा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। अब आ गया यहां पर, हो सकता है कि घूमते घूमते यहां पर आ गया होगा, यहां से घूमते घूमते यहां पर आ गया होगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? ये वाला। तो उसके बाद हो सकता है कि ये वाला हो गया। अब इसके बाद घूमते घूमते इधर को आया, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां पर हो गया। इस प्रकार से जो है ठोस के अंदर, सॉलिड के अंदर, या फिर कहें तो मेटल के अंदर जब हीट एनर्जी मिल जाता है
तो उस हीट एनर्जी के कारण, हिंदी में कहें तो उष्मीय ऊर्जा के कारण, तापीय ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉनों का जो वेलोसिटी होता है वो एक डायरेक्शन में नहीं होता है, एक डायरेक्शन में नहीं होता। इसको कहते हैं रेंडम डायरेक्शन। क्या कहते हैं इसको? रेंडम डायरेक्शन। हिंदी में कहते हैं यादृच्छिक दिशा। रेंडम या यादृच्छिक, रेंडम या यादृच्छिक दिशा। तो रेंडम या यादृच्छिक दिशा जो है ये जैसे तैसे दिशा है, कोई एक दिशा नहीं है, बिल्कुल मच्छर के जैसे है। मच्छर ये ऐसे भिन भिनाता है हमारे सामने, वैसे भिन भिनाता है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां भिन भिनाता है, मक्खियों के समान। रेंडम डायरेक्शन। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन का हमने रेंडम डायरेक्शन देखा तो इस प्रकार से इसका भी होगा। मान लो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे गया, देखो ऐसे घूम करके अपने ही एटम में यहां पर आया, तो यहां से घूम के जब यहां आया तो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। उसके बाद मान लो कि यहां से चला गया यहां, इस प्रकार से अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरा ऑर्बिट में चला गया, तो जब यहां पहुंचा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया ये वाला, तो इसके बाद हो गया ये वाला, ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के। जब यहां पहुंचा तो उसके बाद घूमते घूमते साथ यहां पहुंच गया, तो जब घूमते घूमते यहां पहुंचा तो किसी एक टाइम पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, ये होगा, तो ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। फिर अगर घूमते घूमते इधर चला गया तो देखो घूमते घूमते इधर चला गया तो हो सकता है फिर से वेलोसिटी का डायरेक्शन वही रह गया, इधर रह गया। देखो यहां था, घूम करके यहां पर आया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, ये हो गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? रेंडम होता है, जैसे तैसे होता है। समझे? तो हमने क्या पाया? इतना पढ़ के हमने ये पाया, एक लाइन प्राप्त किया कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर में, एक कंडक्टर माने बेटा, कंडक्टर या चालक माने बाबू मेटल या धातु, कंडक्टर कहें या चालक कहें, मेटल कहें या धातु कहें, तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर में एक अकेला सुचालक में तापीय ऊर्जा के कारण सभी इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन होता है, जो वेलोसिटी होता है, वो रेंडम होता है, यादृच्छिक होता है। ठीक है, ये हमने पाया। समझे? इस बात को हम नोट करते हैं, पहला पॉइंट को हम नोट करते हैं कि ड्यू टू थर्मल एनर्जी ड्यू टू थर्मल एनर्जी the direction of velocity, the direction of velocity of electrons due to thermal energy, the direction of velocity of electrons is random होता है in the isolated conductor, in the isolated कंडक्टर। बात को समझे? हम हिंदी में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि उष्मीय ऊर्जा के कारण थर्मल एनर्जी मतलब उष्मीय ऊर्जा। बेटा अंग्रेजी में कुछ गलती हो तो संभाल लेना। क्या है कि मैं अंग्रेजी लंदन पढ़ने गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ अंग्रेजी उसी तरह से पढ़ाया गया है जैसे मैंने पढ़ा है। जब बाद में भारत में आया तो यहाँ का अंग्रेजी अलग था, तो थोड़ा समस्या होगा, संभाल लेना बाबू। उष्मीय ऊर्जा के कारण
उष्मीय ऊर्जा के कारण किसी उष्मीय ऊर्जा के कारण किसी विलगित, विलगित मने अकेला, विलगित मने अकेला, किसी विलगित चालक के अंदर, किसी विलगित चालक के अंदर, उष्मीय ऊर्जा के कारण किसी विलगित चालक के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग यादृच्छिक होता है। यादृच्छिक। कैसे होता है? आपको ये पूरा फिगर नहीं बनाना है, पूरा फिगर नहीं बनाना, तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं। आपको ऐसे बना लेना है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग कभी ऐसे रहेगा तो कभी ऐसे रहेगा, हो सकता है कि कभी ऐसे रहेगा, कभी इधर जाएगा, और हो सकता है यहां से जाने के बाद ऐसे रहेगा और फिर यहां से सीधे ऐसे हो जाएगा, या फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार से होता है, ठीक है। इधर, नीचे, पीछे, तिरछा ऊपर, तिरछा नीचे, फिर तिरछा नीचे, फिर ऊपर, जैसे तैसे होगा, तुमको जैसे मर्जी बना सकते हो। उष्मीय ऊर्जा के कारण, हीट एनर्जी के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन होता है वो रैंडम होता है, यादृच्छिक होता है। एक बात समझे। अब देखो बेटा, ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाया रैंडम। सोचो ऐसे ऐसे इसके अंदर लाखों इलेक्ट्रॉन हैं, लाखों क्या करोड़ों हैं, करोड़ों क्या अरबों हैं, अरबों क्या खरबों हैं, अनंत इलेक्ट्रॉन है। सभी अनंत इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन को तुम अध्ययन करो तो क्या पाओगे? इन सभी इलेक्ट्रॉन के जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसको अगर तुम एक साथ अध्ययन करो तो तुम क्या पाओगे? किसी एक टाइम पर, घड़ी के किसी एक टाइम पर, मान लो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, तो एक मिनट बेटा, सॉरी बाबू, सॉरी बच्चों, बर्नर सर आए थे जरूरी काम से तो हमको जाना पड़ गया। हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, मान लो 12 बजे तो 12 बजे, 1 बजे तो ठीक 1 बजे, 2 बजे तो ठीक 2 बजे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर सभी इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी को, डायरेक्शन को देखें, किसी एक पर्टिकुलर समय पर, जितना में घड़ी बज रहा है तो ठीक उसी समय पर, किसी एक पर्टिकुलर समय पर इन सभी इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी के डायरेक्शन को, इन सभी इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी के डायरेक्शन को हम यहां पर बनाते हैं। तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर जा रहा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे मान लो आ रहा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो इधर आ रहा, तो इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर देखते हैं, इसको दिखाते हैं मान लो कि इधर की ओर, तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर। इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मान लिया इधर है, ऐसे घूम रहा, तो इस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन हमने इधर मान लिया। किसी और इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन मान लिया कि इधर है, इधर है,
इसका वेलोसिटी मान लिया कि ऐसे है, तो यहां पर डायरेक्शन इधर है। तो किसी एक क्षण पर ऐसे ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रेंडम हो जाएगा, जैसे तैसे हो जाएगा, जैसे तैसे हो जाएगा। दो का ऐसे, दो का ऐसे, इसका मान लेते इधर है। अब देखो तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा सबके वेलोसिटी के डायरेक्शन का जब तुम स्टडी करेगा तो क्या मिल रहा है तुमको? नेट वेलोसिटी किधर है? हम ये कह रहे हैं किसी एक क्षण पर सभी इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? रेंडम है, जैसे तैसे है। तो ऐसे में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हम इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाएंगे और सब वेलोसिटी को ऐड करेंगे, सबके वेलोसिटी को जोड़ेंगे, तो कितना निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा, बिल्कुल निकल के आएगा। देखिए इसके वेलोसिटी के उल्टा यहां पर एक वेलोसिटी रहेगा, इस वेलोसिटी के उल्टा इसका वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी के उल्टा इसका वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी के उल्टा इसका वेलोसिटी है। मतलब हर कहीं ना कहीं किसी न किसी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के उल्टा में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी रहेगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सब के सब रेंडम मोशन कर रहे हैं, तो किसी एक टाइम पर कोई एक इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के उल्टा डायरेक्शन में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी रहेगा। तो दो अपोजिट वेलोसिटी को, दो विपरीत दिशा वाले वेग को जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा? 0। तो इस प्रकार से सभी वेलोसिटी को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। समझे? समझे बात को? किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 नहीं होता, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। समझे? अच्छा हाँ, यह भी कह सकते हैं, सॉरी माफ करिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड 0 नहीं होगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड 0 नहीं होगा। स्पीड मतलब चाल, वेलोसिटी मतलब वेग। किसी एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड कभी 0 नहीं होगा, किसी एक का, किसी एक इलेक्ट्रॉन का तो छोड़ दो, सभी इलेक्ट्रॉनों का स्पीड 0 नहीं होगा, सभी इलेक्ट्रॉनों का स्पीड 0 नहीं होगा, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी का सम क्या होगा? 0 होगा। आपको पता है थर्मल वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी कितना होता है? भाई एक बात को नोट करो, इसके बाद हम नोट करना है, या अभी नोट मत करो, हम लिख देते हैं कहीं पर जब नोट करने के लिए कहेंगे। थर्मल वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी नहीं बेटा, स्पीड, द थर्मल speed of इलेक्ट्रॉन बराबर 10 के पावर थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का तापीय गति, तापीय चाल, इलेक्ट्रॉन का तापीय चाल, तापीय चाल जो होता है बेटा 10 के पावर -5, 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है। समझे? ये कोई एग्जाम में नहीं आएगा, हमने जनरल नॉलेज के लिए बता रहा, हमने आपको ये जनरल नॉलेज के लिए बताया कि थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो थर्मल स्पीड होता है, इलेक्ट्रॉन का जो तापीय चाल होता है 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है। 10 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 1 पर 5 शून्य, इतना मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
1,00,000 मीटर 1 सेकंड में चल लेता है इलेक्ट्रॉन। 1,00,000 मीटर 1 सेकंड में चल लेता है इलेक्ट्रॉन ठोस के अंदर तापीय ऊर्जा के कारण। तक किसी भी इलेक्ट्रॉन का चाल शून्य नहीं होगा, क्योंकि चाल में कोई दिशा नहीं होता ना, चाल में कोई दिशा नहीं होता, दिशा तो वेग में होता है। एक विशेष दिशा में चलने वाला चाल को वेग कहते हैं। एक विशेष दिशा में चलने वाले चाल को वेग कहते हैं। द स्पीड इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। तो बाबू वेलोसिटी यहां पर देखो, सबका वेलोसिटी का डायरेक्शन रेंडम है, तो हर एक वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट में किसी न किसी का वेलोसिटी है। ऐसे में सबके वेलोसिटी को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल वेलोसिटी आ जाएगा 0, मगर स्पीड 0 नहीं होगा। ठीक है, थर्मल स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। तो यही बात हमने सीखा कि एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो यहां पर क्या सीखे हम लोग, ये सब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है। ये सब है इलेक्ट्रॉन, ये सब है इलेक्ट्रॉन, ये सब है इलेक्ट्रॉन, ये सब है इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये सब है वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, तो कहेंगे यहां पर कि द रिजल्टेंट वेलोसिटी, द रिजल्टेंट वेलोसिटी या एवरेज, रिजल्टेंट कहो या एवरेज कहो, क्योंकि सबके वेलोसिटी को जब हम निकालेंगे तो उसको एवरेज, यहां पर एवरेज निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है। एवरेज वेलोसिटी हम रिजल्टेंट नहीं कहते, औसत कहते। द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी, सॉरी बाबू देर हो रहा, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, the average velocity of all the free electrons in the isolated conductor, the average velocity of all the free electrons in the isolated conductor is equal to 0। ठीक है, इसको अगर आप हिंदी में कहोगे तो क्या कहोगे, इसी बात को तुम हिंदी में कहोगे तो क्या कहोगे कि विलगित चालक के अंदर, दिखा देगा यहां बेटा, पता नहीं, ये 1 नंबर पॉइंट आपने पढ़ा, इसके लिए फिगर आप ये बना लेंगे। फिर ये 2 नंबर पॉइंट आपने पढ़ा, इसकी बात हम आगे लिख रहे हैं, इसको हम यहाँ पर मिटा रहे हैं, जगह हमको कम पड़ रहा है इसको हिंदी में लिखने के लिए। तो इसी को हम हिंदी में कहेंगे कि किसी विलगित, विलगित माने अकेला, विलगित मतलब अकेला, किसी विलगित चालक के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनों का सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत शून्य होता है। वेग का औसत क्या होता है जी, शून्य होता है। वेग का औसत बराबर शून्य होता है। वेग का औसत बराबर शून्य होता है, शून्य होता है। अब यदि हम इसको एक फार्मूला के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो आपको ये फिगर नहीं बनाना, शौक है तो बना लो, जरूरी नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करो। आप एक नंबर का पॉइंट लिखेंगे,
2 नंबर का पॉइंट नोट करेंगे, यही 2 नंबर का हिंदी वाला पॉइंट हुआ। अब देखो इसको अगर हम एक फार्मूला का रूप देना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इस 2 नंबर के बाद को देखो तो कहेंगे ना, मान लो ये इलेक्ट्रॉन का वेग है, किस इलेक्ट्रॉन का वेग है v1, ठीक है, इसलिए इस बात के नीचे लिखना है इसको, इस बात के नीचे लिखना है इसको। क्या कहेंगे, किसी एक इलेक्ट्रॉन का वेग अगर v1 है, दूसरे का वेग है v2, तीसरे का वेग है v3, चौथे का वेग है v4, ऐसे ऐसे अनंत वेग है। अनंत इलेक्ट्रॉन है तो अनंत वेग होगा, इन्फानाइट वेलोसिटी होगा। तो ऐसा ऐसा अगर n लिया, n vn, ऐसा ऐसा हमने ले लिया vn, तो सबको जोड़ करके क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे। औसत कैसे निकलता है औसत कैसे निकलता है, सभी वैल्यू को जोड़ दिया जाता है और जितना वैल्यू होता है उसको गिन करके भाग लगाया जाता है, ऐसे ही तो निकलता है औसत। तो सभी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को हमने ऐड कर दिया, जितने टाइप ऑफ वेलोसिटी है उसको भाग दे दिया, बराबर क्या मिलेगा हमको, बराबर मिलेगा हमको 0, बराबर क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा। ये हमारे काम का बात हुआ, इसका हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा कि उष्मीय ऊर्जा के कारण विलगित निकाय के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग यादृच्छिक होता है, जैसे तैसे होता है। मतलब थर्मल एनर्जी के कारण किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है रेंडम होता है। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होता है, रेंडम होता है। और रेंडम होने के कारण, सभी इलेक्ट्रॉनों का वेलोसिटी रेंडम होने के कारण, यदि हम सभी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को औसत वेलोसिटी निकालें, क्या निकालें, एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो सभी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। अच्छा, इस एवरेज वेलोसिटी को क्या कहेंगे, इस एवरेज वेलोसिटी को कहेंगे vi। क्या कहेंगे इसको, vi। थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, यहाँ पर ना लिख के हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर जगह है, भी एवरेज लिख रहे हैं हम, भी एवरेज। ए भी मने औसत, ए भी मने बेटा, ए भी मने औसत, अभी मने बेग, औसत बेग बराबर क्या होगा भाई, भी ए भी मने औसत बेग बराबर क्या होगा भाई, v1 प्लस v2 प्लस v3, है ना, प्लस इस प्रकार से कहाँ तक, vn तक रहेगा, और बाद में हम उसको n से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो ये अपना पढ़ाई किया आज। इसके बाद बात करते हैं टाउ का अगला लेक्चर में। अब आसान है, देखो हमने जड़ लगा दिया, यही फिगर समझने में देर था बेटा। अब तो बार बार हम इसी फिगर की बात करेंगे, ठीक है, बार बार इसी फिगर की बात करेंगे। तो अब समझ गए हो तो काम तुम्हारा आसान हो लगेगा इसके बाद। थैंक यू बाबू।